जय हिंद दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक और संघर्ष छिड़ गया है। 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर अचानक हवाई हमले होने लगे। कुछ ही देर में इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे गए। इजरायली डिफेंस फोर्स का अनुमान है कि अप्रॉक्स 2200 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि हमास ग्रुप का दावा है कि 5000 रॉकेट इजराइल पर छोड़े गए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है। माना जाता है कि यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब भी इजराइल पर इस तरह के एयर स्ट्राइक्स होते हैं तो वह अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने और उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। लेकिन यहाँ तो 20 मिनट के अंदर ही 5000 रॉकेट दागे गए थे। इस सिचुएशन में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ही फेल हो जाता है। इन हमलों के कारण इजराइल में हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। यह आश्चर्यजनक हमला पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में अब तक देखा गया है। इसके जवाब में इजरायली सेना ने गाजा में हवाई हमले किए जिसमें हजारों फिलिस्तीनी भी मारे गए। आज समझते हैं कि कैसे जन्म हुआ इजराइल देश का और आखिर क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का पूरा इतिहास। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Stunning reports claim that babies and youngsters have been found slaughtered in Israel after the attack by Hamas. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Stomach-turning reports of babies being killed. Entire families slain. हमारी कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है। आपने यह तो सुना ही होगा कि कैसे हिटलर ने ज्यूइश के साथ कितना भयानक व्यवहार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यूइश पर होने वाले अत्याचार एक्चुअल में हजारों साल पुराने हैं। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था और कुछ क्रिश्चियंस का मानना है कि कुछ ज्यूइश जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाना चाहते थे। यह एक ऐसा बिलीफ है जो क्रिश्चियंस के बीच कई दशकों और सदियों तक बनी रही और ज्यूइश को पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल मान लिया गया जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करने के लिए। और यही रीज़न माना जाता है कि लगभग 1000 साल पहले हुए क्रूसेड्स का, जिसमें क्रिश्चियंस ने बड़ी संख्या में ज्यूइश को मारा था। ज्यूइश लोगों को जो नफरत सहनी पड़ी वह पिछले 1000 वर्षों में शायद ही किसी धर्म ने सहा होगा। 1800 के दशक के बाद ज्यूइश के प्रति यह नफरत न केवल रिलीजियस रीजन से थी बल्कि इसलिए भी थी कि ज्यूइश को एक अलग एथनिसिटी के रूप में देखा जाने लगा था। इन सभी कारणों से 1800 के दशक के अंत तक दुनिया भर में रहने वाले ज्यूइश को लगने लगा कि कोई भी देश उन्हें अपना नहीं समझता। यदि शांति से रहना है, सुकून से जीना है तो अपना खुद का देश बनाना होगा, एक ज्यूइश कंट्री बनाना होगा। इसी थॉट के साथ थियोडोर हर्जल नाम का एक ऑस्ट्रो हंगेरियन पत्रकार ने अपने 1896 के पैम्पलेट में एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत करी जिसे जियोनिज्म कहा गया। उनका मानना था कि ज्यूइश को एक सेपरेट कंट्री मिलना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कोई नया विचार नहीं था। 1870 के दशक में ऐसे कई संगठन थे जो स्वयं को लवर ऑफ जियोन कहते थे। वे पहले से इस थॉट को प्रोपागेट कर रहे थे। इन्हीं कारणों से 1881 में ज्यूइश को पहला माइग्रेशन फिलिस्तीन एरिया में लार्ज स्केल पर देखा गया। ज्यूइश ने फिलिस्तीन एरिया में कई परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए और वहां रहने लगे। यहाँ मन में एक सवाल आता है कि ज्यूइश ने फिलिस्तीन एरिया को ही क्यों चुना। कहा जाता है कि ज्यूइश के लिए यहाँ एक होली एरिया है जिसे यरूशलेम कहते हैं। याद रखने वाली बात यहाँ यह है कि उस समय ना कोई इजराइल था, ना कोई गाजा था, ना ही कोई वेस्ट बैंक था। यह पूरा एरिया फिलिस्तीन का था जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, जहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यूइश शांति से एक साथ रहते थे। कोई भी विवाद नहीं था। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि ज़्यादातर ज़मीन वहाँ पे खाली थी और इलाके में आबादी भी बहुत कम थी। अब स्टोरी को कनेक्ट करते हैं 1915 के फर्स्ट वर्ल्ड वार से, जहाँ ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रिवॉल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर से लड़ रहे थे। ब्रिटिश यहाँ बड़ी चतुराई से खेलते हैं। वे अरब रिवॉल्यूशनरीज से कहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर को हराने में आप हमारी मदद कीजिए और इसके बदले में हम आपको फिलिस्तीन एरिया दे देंगे। और अरब रिवॉल्यूशनरीज फाइट ही कर रहे थे एक यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए। ये सीरिया से यमन तक एक अरब कंट्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ब्रिटिश ने ज्यूइश लोगों से भी वादा किया था कि वे फिलिस्तीन के पास ज्यूइश कंट्री बनाने में उनकी मदद करेंगे। ब्रिटिश का ऐसा करने के पीछे मकसद था कि वे अमेरिकी ज्यूइश को खुश कर सकें और अमेरिकी राजनीति पर अपना प्रभाव जमा सकें। लेकिन वास्तव में ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट डील किया हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हारती है, ब्रिटेन और फ्रांस ने उस सीक्रेट डील के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट एरिया को आपस में डिवाइड कर लिया और फिलिस्तीन एरिया को पूरी तरह से
ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1918 से लेकर के 1948 तक पूरा फिलिस्तीन एरिया ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में। यही टाइम था कि जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और ज्यूसों को वो लाखों की संख्या में मारने लगता है, जिनोसाइड किया जाता है। ज्यूस खुद को बचाने के लिए हिटलर के कंट्रोल वाले यूरोप से अलग अलग देशों की तरफ मूव करने लग जाते हैं। कुछ को अमेरिका में शरण मिल जाती है, लेकिन इनमें से कई ज्यूस फिलिस्तीन चले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त फिलिस्तीन पर कंट्रोल ब्रिटिश का था। शुरुआत में ब्रिटेन उन्हें फिलिस्तीन में प्रवेश करने देता है, लेकिन बाद में वह उन्हें फिलिस्तीन आने से रोकने भी लगता है। इसके चलते फिलिस्तीन में इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाती है। इसी समय 1940 के आसपास फिलिस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी शुरू की जाती है, जिसमें फिलिस्तीनी अपने देश की मांग कर रहे थे और ब्रिटिश का कंट्रोल फिलिस्तीन से हटाना चाह रहे हैं। 1948 में ब्रिटिश सरकार को एहसास होता है कि अब यहाँ बहुत समय तक रुका नहीं जा सकता। ज्यूस और फिलिस्तीन के लिए अलग देश बनाने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन को दे करके अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़ देते हैं। यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है, जिसमें यह बात डिसाइड की जाती है कि कितना एरिया ज्यूस को मिलना चाहिए एक ज्यूस कंट्री बनाने के लिए और कितना एरिया फिलिस्तीनियों को मिलना चाहिए एक फिलिस्तीन कंट्री बनाने के लिए। 1947 में यूनाइटेड नेशन अपना यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान रिलीज करती है। यूनाइटेड नेशन के प्लान में 57% एरिया ज्यूस कंट्री के लिए और 43% एरिया फिलिस्तीन कंट्री के लिए अलॉट किया जाता है। यरूशलेम 3 धर्मों ज्यूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के लिए हिस्टोरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि यरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल में ही रहेगा। ज्यूस इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ जन्म होता है एक नए देश की, जिसका नाम इजराइल रखा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे नेबर अरब कंट्रीज इस प्लान से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि इस प्लान का बेसिक फंडा ब्रिटिशर्स द्वारा अपने कॉलोनियलिज्म को जारी रखने का है, इसलिए उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर दिया। इस जंग को फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948 का नाम दिया गया था और यह अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक वार था, क्योंकि 5 से ज़्यादा देश एक छोटे से नए देश के खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए खुद को बचाने के लिए उनके पास जो कुछ भी था उसमें उन्होंने संघर्ष किया और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि इजराइल ने इस युद्ध को जीत लिया। 1949 में युद्ध समाप्त होने के बाद यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के अनुसार जो एरिया फिलिस्तीन के थे उनमें से कई एरिया पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। गाजा पट्टी का एरिया इजिप्ट में चला गया और वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि फिलिस्तीनियों के पास अब कोई देश नहीं रहा। 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर अरब देशों में रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ा। इसके बाद 1967 में दूसरा अरब इजराइल युद्ध होता है। यह युद्ध 6 दिनों तक चलता है और इजराइल इसे बड़ी आसानी से जीत लेता है। इस युद्ध के बाद न केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक एरिया पर इजराइल कब्जा करता है, बल्कि इजिप्ट के पेनिनसुला पर भी इजराइल कब्जा कर लेता है। फिलिस्तीनी अपना अलग देश चाहते थे, इसी कारण से 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ। शुरुआत में इनका उद्देश्य अपने देश को पाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना और इजराइल का अस्तित्व समाप्त करना था। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल इसे आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं। लेकिन 1974 में पीएलओ को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि ये जो पीएलओ है वो फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है। 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक सक्सेसफुल होती है और इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला इजिप्ट पहला अरब देश बन जाता है। इस पीस टॉक के बाद इजराइल द्वारा कब्जा किया गया पेनिनसुलर एरिया इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है। इस सक्सेसफुल पीस ट्रीटी के लिए इजिप्ट और इजराइल दोनों के प्रधानमंत्रियों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या हो जाती है। कुछ कट्टरपंथियों को प्रधानमंत्री का इजराइल के साथ ये पीस ट्रीटी पसंद नहीं आता। उनका मानना था कि इजराइल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए उनकी हत्या कर दी जाती है। 1967 से 1980 तक 10 साल से अधिक समय हो चुका था इजराइल को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा किए हुए। इस दौरान कई इजरायलियों ने वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया था और वहाँ वो स्थायी रूप से रहने भी लगते हैं और कहा जाता है कि इजरायली सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट भी करती थी और इस तरह वेस्ट बैंक एरिया पर इजरायली सेटलमेंट्स बढ़ने लगते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सेटलमेंट्स को इलीगल मानता है क्योंकि ये सेटलमेंट्स यूएन पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट है और पैलेस्टीनियंस लोग इसे एक कोलोनाइजेशन के रूप में देखते हैं। मूल रूप से वो मानते हैं कि इजरायलियों द्वारा उनके देश पर घुसपैठ किया जा रहा है। 1992 में इजराइल के प्रधानमंत्री यत्जाक रॉबिन ने कहा कि पीएलओ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वे सिर्फ अपना देश चाहते हैं और हमें उनका देश दे देना चाहिए।
इजराइल पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है और बदले में पीएलओ भी इजराइल को ऑफिशियली एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। और यहाँ होता है 1993 का ओस्लो अकॉर्ड्स। पहली बार दोनों साथ आकर बातें करते हैं कि इस बारे में कि देश को बंटवारा सही ढंग से और शांतिपूर्वक कैसे किया जा सकता है, फिलिस्तीनी देश कैसे बनाया जा सकता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि 1994 में पहली बार फिलिस्तीनी सरकार की स्थापना हुई। इसे फिलिस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। लेकिन इस समय तक इजरायलियों ने पहले ही वेस्ट बैंक के कई एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट बना लिया था और फिलिस्तीनी कुछ इलाकों में टुकड़ों में ही रह रहे थे। इसे देखते हुए वेस्ट बैंक के एरियाज को 3 भागों में डिवाइड करने का डिसीजन लिया गया, एरिया ए, बी और सी। एरिया जो फिलिस्तीनी सरकार के कंट्रोल में होगा उसे एरिया ए कहा गया। एरिया बी में दोनों सरकारें कंट्रोल रखेंगी और एरिया सी वो एरिया होगा जहां इजरायली सरकार का कंट्रोल रहेगा। यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ पे एक्चुअल में 1994 में फिलिस्तीन को अपना देश बनाने के लिए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में केवल कुछ टुकड़े ही मिले थे। लेकिन अच्छी खबर यहाँ यह है कि उस समय इजराइल और फिलिस्तीन शांतिपूर्ण समाधान के बहुत करीब थे। इसी कारण से 1994 में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफत को और इजराइल के प्रधानमंत्री याजिक रॉबिन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद पूरी स्थिति खराब हो जाती है जब चरमपंथी ज्यूइश लोग अपने प्रधानमंत्री की हत्या कर देते हैं, सिर्फ इस बात से नाराज होकर कि फिलिस्तीन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं। वे चाहते थे कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन इजराइल का हो जाए और इन कट्टरपंथियों की वजह से हालात बिगड़ते चले गए। इस इंसिडेंट से लगभग 5 से 6 साल पहले फिलिस्तीन में कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों ने मिलकर एक हमास ग्रुप बनाया था। हमास ग्रुप कहता है कि पीएलओ बहुत सेक्युलर हो रहा है और इजराइल के साथ काफ़ी समझौते कर रहा है, जबकि हमारा मकसद इजराइल को नक्शे से मिटा देना होना चाहिए। इसलिए कट्टरपंथियों ने इजराइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हमास ग्रुप कहा जाता है। जाहिर है जब 1994 के आसपास फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए तो ज्यूइश कट्टरपंथी अपने प्राइम मिनिस्टर से नफरत करने लगे और दूसरी ओर हमास ग्रुप पीएलओ से नफरत करने लगा। हमास ग्रुप न केवल 1996 के फिलिस्तीनी इलेक्शन का अपोज करता है बल्कि सुसाइड बॉम्बिंग भी कराता है इजराइल में। इसके चलते दोनों तरफ के लोग इजरायली और फिलिस्तीनी एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। 2006 में हमास ग्रुप ने फिलिस्तीनी चुनाव में भाग लिया और जीत हासिल की। इसने पीएलओ पार्टी फतेह को हराया। लेकिन इसके बाद 2007 में फिलिस्तीन में इन दोनों पार्टियों के बीच सिविल वार हो जाता है। अंदर ही अंदर एक पार्टी के समर्थक दूसरे पार्टी के समर्थकों से लड़ने लगते हैं। 2007 में हुई इस युद्ध को बैटल ऑफ गाजा के नाम से जाना जाता है और फिलिस्तीन 2 हिस्सों में बंट जाता है। गाजा पट्टी में हमास अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है और वहीं वेस्ट बैंक एरिया में फतेह और पीएलओ रूल करती है, जो नॉन वायलेंट है और वेस्ट बैंक पर उसी तरह शासन करती है जैसे सरकार को करना चाहिए। लेकिन गाजा पट्टी हमास के शासन में है। युद्ध और रॉकेट जो हमें देखने को मिलते हैं वो गाजा पट्टी एरिया से इजराइल की ओर भेजे जाते हैं, जबकि वेस्ट बैंक जहां पीएलओ का कंट्रोल है वहां इस तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के बेसिक इतिहास। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।